नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका विश्लेषण दिखाते हैं। ये सारी वो खबरें होती हैं जिनका आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है या फिर जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं, यानी आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। और हमारा मकसद आपका समय बर्बाद करना नहीं है, बल्कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि आप जितना समय भी हमें दें उसका एक एक मिनट हमारे और आपके लिए कीमती होना चाहिए। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। आज हम आपको इस बातचीत का मतलब समझाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती को आपके लिए डिकोड करेंगे। ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर फंस चुके हैं, क्योंकि अब अमेरिका में ही ट्रंप की आलोचना होनी शुरू हो गई है। आज आपको यह भी बताएंगे कि टैरिफ की वजह से अमेरिका को किस प्रकार की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और क्या ट्रंप के टैरिफ ने भारत, रशिया, चीन और ब्राजील जैसे देशों को आपसी साझेदारी और दोस्ती बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है। इसके बाद हम राहुल गांधी के नए राजनीतिक हथियार को आपके लिए डिकोड करेंगे। पिछले 13 वर्षों में कांग्रेस पार्टी 37 चुनाव हार चुकी है और अब राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक के बाद एक कांग्रेस की इस हार के पीछे दोष उनका नहीं है, उनके नेतृत्व का नहीं है, उनकी नीतियों का नहीं है, बल्कि दोष है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है, जिसकी वजह से जमीन पर माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन वोट कांग्रेस को नहीं मिलते। ये आरोप है राहुल गांधी का। लेकिन अब चुनाव आयोग बहुत सख्त हो गया है और उसने कहा है कि या तो राहुल गांधी अपने शपथ पत्र के साथ इस आरोप के सारे सबूत पेश करें और या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों विकल्पों में से राहुल गांधी किसे चुनेंगे। क्या वो सारे सबूत चुनाव आयोग को सौंपेंगे, वो भी अपने शपथ पत्र के साथ, या फिर माफी मांग लेंगे? आपको क्या लगता है? और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे भारत के बड़े बड़े शहरों में अब गाड़ियों की पार्किंग जानलेवा बन गई है। इस हफ्ते दिल्ली में मशहूर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की इसी पार्किंग विवाद की वजह से हत्या कर दी गई और इस हत्या की वजह है पार्किंग के लिए हुआ एक झगड़ा। आजकल लोग कहीं भी जाते हैं तो पार्किंग को लेकर ही उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि पार्किंग के लिए झगड़ा, मारपीट, यहाँ तक कि किसी की हत्या भी हो सकती है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया। यहाँ पर लोगों की कमाई बढ़ गई, बाजार में लेटेस्ट गाड़ियाँ आ गई, उन्हें खरीदना लोगों के लिए आसान हो गया। लेकिन इन करोड़ों गाड़ियों के लिए पार्किंग कहाँ है और गाड़ियों के चलने के लिए अब सड़कों पर जगह नहीं बची। इसलिए ऐसा लगता है कि भारत या तो ट्रैफिक जैम में फंसा रहेगा या फिर भारत के लोग अब पार्किंग ढूंढने के लिए ही अपना कीमती समय बर्बाद करते रहेंगे और पार्किंग को लेकर विवादों में ही अपना समय नष्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप को घेरने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीतिक चक्रव्यूह रच रहे हैं। घरेलू स्तर पर सबसे पहले उन्होंने देश के 146 करोड़ लोगों को एकजुट किया है, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके लिए किसानों के हित हमेशा सर्वोपरि है। चाहे इसके लिए उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से भी कोई नुकसान हो जाए तो उन्हें चिंता नहीं है। यह तो हुई देश की राजनीति की बात, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार अमेरिका के विरोधियों और भारत के सहयोगी देशों से अब बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इन दोनों नेताओं ने विस्तार से बातचीत की और यह बातचीत इस समय बेहद अहम मानी जाएगी, क्योंकि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, खासतौर पर ट्रंप के टैरिफ को लेकर दुनिया में जो नए बदलाव आ रहे हैं, ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है ये बहुत अहम है और इसे डिकोड करना आज बहुत आवश्यक है। यूक्रेन के बारे में ताज़ा जानकारी साझा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया इस बातचीत के दौरान और इस बातचीत में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के आपसी एजेंडा की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच में जो आपसी सहयोग चल रहा है, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद
आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस बातचीत में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, उन्होंने यूक्रेन के बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में मुझे बताया। और फिर इन दोनों नेताओं ने भारत और रशिया के बीच में जो रणनीतिक पार्टनरशिप है उसको लेकर भी बातचीत की। और फिर प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि मैं अब राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। तो ये जो दोस्ती की तस्वीरें आप देखते आ रहे हैं इससे पहले, और भारत और रशिया के बीच जो इतनी पुरानी दोस्ती है, ये दोस्ती अगर अब काम नहीं आएगी तो फिर कब काम आएगी। इसलिए ये जो दोनों दोस्त हैं ये मिलेंगे, और इस बार दोनों ही देशों को जो चुनौती मिल रही है सबसे बड़ी, वो एक ही देश से मिल रही है, एक ही नेता से मिल रही है, और उस देश का नाम है अमेरिका और उस नेता का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब ऐसा लगता है कि ये दोनों नेता मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का कोई ना कोई काट निकालेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से भी फोन पर बात की थी, और आज हम इस बातचीत को भी डिकोड करेंगे कि ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब अपने इन दोस्तों के साथ क्या तैयारी कर रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने आजादी के लिए सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसे आप भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं है, सूर्यास्त नहीं होता। लेकिन इस आंदोलन के सिर्फ 5 साल के बाद 1947 में भारत आजाद हो गया, और इस आंदोलन के पूरे 83 वर्ष के बाद आज हमारे देश भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। और इस बार भारत अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आज से 83 साल पहले 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तब उन्होंने स्वदेशी अपनाने की अपील की थी, स्वदेशी का फॉर्मूला दिया था, किसानों के हितों की बात की थी। और उस समय देश के लगभग 38 करोड़ लोग उनकी इस अपील पर एकजुट हो गए थे। और आज एक बार फिर भारत के 146 करोड़ लोग एकजुट हो गए हैं। लेकिन इस बार यह अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी किसानों, मछुआरों और डेयरी से जुड़े लोगों के हितों के लिए आज भी कोई भी व्यक्तिगत नुकसान उठाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसानों का हित हमेशा सबसे ऊपर रहा है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। याद कीजिए, आज से करीब 4 साल पहले नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को स्वेच्छा से उस समय वापस ले लिया था जब किसान इन कानूनों की वजह से नाराज थे। और उस समय भी उन्होंने कभी किसानों को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा था कि शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई, इसलिए मैं ये सारे कृषि कानून आज वापस लेता हूं। आगे का विश्लेषण आपको दिखाने से पहले आप उनका यह बयान सुनिए जब उन्होंने कृषि कानून वापस लेने की अचानक से एक दिन घोषणा कर दी थी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।
एक अच्छी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो देश के आम लोगों के बारे में सोचती है और किसानों के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है, क्योंकि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर किसानों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। देश के किसान ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हितों का ध्यान इस बार भी रख रहे हैं। अमेरिका जैसे देश से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जो भी फैसला ले रहे हैं, आज देश के किसान अब उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ कह दिया है कि चाहे मुझे कोई भी व्यक्तिगत नुकसान हो, किसान, मछुआरे और डेयरी के हितों की हमेशा वो रक्षा करेंगे। और पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी पर किसानों का जो भरोसा है वो काफी बढ़ा है। किसानों को ये समझ में आया है कि उनके हितों का ख्याल प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। और आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए नकद देती है। इसके अलावा विभिन्न सब्सिडियों के माध्यम से सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बना रही है। 2020 के किसान आंदोलन के समय जो किसान मोदी सरकार के खिलाफ हुआ करते थे, आज वही किसान प्रधानमंत्री मोदी के साथ आकर खड़े हो गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले कई किसान ऐसे हैं जो आज ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। कई कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं अमेरिका की और पूरे बाजार के ऊपर कब्जा कर रही हैं। मैं तो कहता हूं उनको भगाइए भारत से। जब वो हमें बर्बाद करने पे तैयार है तो हम उनकी क्यों लिहाज करें? क्यों उनकी कंपनियों को जगह दे रखी है हमने? तो उनको भगाइए यहां से, स्टैंड दिखाइए और जितना आप स्टैंड दिखाओगे उतना देश भी आपका साथ देगा और उतना जो है अमेरिका जैसे देशों को डर भी रहेगा। ये तो आगे के लिए कभी भी हमें डराएंगे, धमकाएंगे। तो हम माननीय मोदी जी से ये कहेंगे कि पूरा देश इस मामले में अमेरिका के विरुद्ध आपके साथ में है और मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय लोगों को अमेरिका की कंपनियों का सामान भी खरीदना बंद कर देना चाहिए। जो ट्रंप है, हम उनका विरोध करते हैं। अमेरिका की जो नीतियां हैं इस टाइम उनका भारतीय किसानी चढ़ोनी कड़ा विरोध करती है और आने वाले टाइम में जहां तक भी हमारा बस चलेगा उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। ये वो किसान नेता हैं जो 2020 में जब किसानों के विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस समय मोदी सरकार के खिलाफ खड़े थे, मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि कृषि कानून वापस लीजिए। अब देखिए वही लोग इस समय मोदी सरकार के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब लड़ाई अंदर की नहीं है, लड़ाई है बाहर से। आज लड़ाई आपस की नहीं है, आज लड़ाई है अमेरिका से। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी इमोशनल अपील की थी 2 दिन पहले। एक बार मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि जब उन्होंने ये कहा था कि उन्हें व्यक्तिगत नुकसान भी अगर हो जाए तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए क्या कहा था उन्होंने। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अब देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार हैं। तो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को क्या नुकसान हो सकता है इसका, आज इसको भी थोड़ा डिकोड करते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो निजी दोस्ती है, जो उनकी पर्सनल केमिस्ट्री थी, वो दोस्ती इस मुद्दे पर टूट जाएगी, या समझ लीजिए कि उस दोस्ती में अब दरार पड़ चुकी है। तो एक दोस्त प्रधानमंत्री मोदी ने खो दिया,
दूसरा, भारत की अंदरूनी राजनीति में भी प्रधानमंत्री मोदी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष और विपक्ष के नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और ये वो नेता हैं जो इस समय अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाएंगे और कहेंगे कि अगर कोई कमी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी में है, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आपने देखा होगा अभी से हमारा जो विपक्ष है वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया पाकिस्तान के साथ, तो हमारे देश के विपक्षी नेता तुरंत आंख बंद करके उन्होंने विश्वास कर लिया कि इन्होंने ही कराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तो मर चुकी है, राहुल गांधी ने तुरंत विश्वास कर लिया, कहा कि वाकई वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था मर चुकी है। इसलिए विपक्ष पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा हमला निजी रूप से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर करेगा। इसे निजी रूप से उन्हें निशाना बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की एक जो खास विदेश नीति रही है और खास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध बेहतर किए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी अपनी पर्सनल दोस्ती थी, उन सारी तस्वीरों को निकाल कर अब सवाल उठाए जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगाया है, इसके लिए दोष जो है वो निजी रूप से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। ये विपक्ष की रणनीति है। तो प्रधानमंत्री मोदी ये बात जानते हैं, अगर कृषि के बाजार को अमेरिका के लिए खोल देते तो शायद निजी रूप से मजबूत बन जाते, लेकिन हमारे जो किसान हैं वो परेशानी में पड़ जाते। अब बड़ी बात यह है कि क्या यह वाकई में कोई बहुत गंभीर समस्या है? तो जैसा मैंने कल भी आपको कहा था, ये जो टैरिफ लगा है 50% का, इसका असल में भारत पर कोई खास असर नहीं होने वाला है। असर बस इतना है कि इससे यह पता चलता है कि अब भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त नहीं रहे, ये इसका बड़ा असर है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा, यह जानने के लिए आप इन आंकड़ों को देखिए, आज आपके लिए निकाले हैं। तो नोट करके रखिए, भारत की केवल 1.85% जीडीपी अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर है। तो हमारी तो जो जीडीपी है उसका बहुत ही मामूली सा हिस्सा अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है। तो जब हमारा हिस्सा ही बहुत कम है तो नुकसान भी कम होगा। हमसे ज्यादा नुकसान होगा चीन को, जिसकी 2% से ज्यादा जीडीपी अमेरिका के भरोसे है। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे यूरोपीय संघ की करीब 2% जीडीपी अमेरिका में एक्सपोर्ट पर निर्भर है। आप देखिए, चीन 2% है, 2.20%, जर्मनी 3.30। एशियाई देशों में सिंगापुर और मलेशिया की तो 8% से ज्यादा जीडीपी अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर निर्भर है। इसके अलावा अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा की 20% जीडीपी अमेरिका के भरोसे है। मैक्सिको की 26% और वियतनाम जैसे देश की तो 27% जो जीडीपी है वो अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर है। इसलिए इन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, भारत को इसका सबसे कम नुकसान होने वाला है, यानी मामूली नुकसान इसका होने वाला है। लेकिन ये जो समस्या है ये ऑप्टिक्स की है, ये समस्या इमेज की है, ये समस्या छवि की है, ये समस्या दुनिया भर की बड़ी शक्तियों के रीअलाइनमेंट की है। ट्रंप अब भारत के दोस्त नहीं रहे, इसके पीछे बड़ा संदेश ये है। और ट्रंप को घेरने के लिए ट्रंप ने ये जो चाल चली है, इसका काट निकालने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को अब हम आपके लिए डिकोड करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बात की है और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल भारत और रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आमंत्रित किया है और वो आ भी रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने मॉस्को में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर गए थे और भारत, रशिया, चीन और ब्राजील, ये चारों देश वो हैं जिनके खिलाफ ट्रंप लगातार अब कड़े एक्शन ले रहे हैं। इसका अब असर यह होगा कि ये चारों देश एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इनकी दोस्ती अब पक्की हो जाएगी। दरअसल ये चारों देश ब्रिक्स के भी संस्थापक सदस्य हैं।
आज ब्रिक्स ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ब्राजील पर भी अमेरिका ने ऐसे ही 50% टैरिफ लगाया है और ब्राजील भी अमेरिका के सामने भारत की ही तरह झुकने से इनकार कर चुका है। अब आप इन आंकड़ों को देखिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स और ब्रिक्स देशों से परेशान है। पिछले कुछ दशकों से ब्रिक्स के देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 1995 में दुनिया के कुल जीडीपी में अमीर देशों के संगठन G7 का योगदान करीब 45% था, यानी लगभग आधा। इन देशों में कौन से देश थे? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये इन देशों में शामिल थे। तो इनका जो शेयर था दुनिया के जीडीपी में वो था लगभग 45% और ब्रिक्स देशों का था लगभग 17%। यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का कुल योगदान केवल 17% था। लेकिन 2023 में दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी G7 देशों से भी ज्यादा हो चुकी है और वर्ष 2024 में तो ब्रिक्स देशों की औसत आर्थिक विकास दर 4% थी, जबकि G7 देशों की विकास दर सिर्फ 1.7% थी। शेयर के बारे में मैं आपको वापस लेकर जाता हूं। देखिए, वो आंकड़े आपको दोबारा से दिखाते हैं हम। इससे पहली वाली जो प्लेट में हमने आपको दिखाया था, यहां देखिए। तो 2023 में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ब्रिक्स देश हैं उन्होंने कैसे G7 देशों को ओवरटेक कर लिया है। अब ब्रिक्स के देश उनसे आगे निकल चुके हैं। आज ब्रिक्स को एकजुट करने में भारत सबसे अहम भूमिका निभा रहा है और यही कारण है कि ट्रंप भारत से सबसे ज्यादा परेशान इस समय हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री रशिया के राष्ट्रपति से भी बात कर रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति से भी बात कर रहे हैं और अभी खबरें ये भी हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही चीन का दौरा भी करें। हालांकि ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी चीन चले गए तो ये अमेरिका के लिए बहुत चिंता वाली बात होगी। लेकिन आज बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारत सिर्फ अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन पर विश्वास कर सकता है? क्या चीन अमेरिका से ज्यादा विश्वसनीय दोस्त है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर किसी और दिन हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन वर्ष 2010 में अगर आप याद करें तो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फंस गए रे ओबामा। इस फिल्म में 2008 और 2009 में अमेरिका में आई आर्थिक मंदी के असर के बारे में बताया गया था। तो क्या अब ट्रंप भी अपने इस टैरिफ वॉर पर फंस गए हैं? ट्रंप आज पूरी दुनिया के खिलाफ ये टैरिफ वॉर कर रहे हैं। कई देशों पर उन्होंने अनाप शनाप टैरिफ लगा दिए हैं। अब अमेरिका को ही इसकी वजह से गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनके मुताबिक अमेरिका में इस साल कृषि के विकास में करीब 1% की गिरावट आ सकती है। कृषि के विकास दर में कंस्ट्रक्शन का काम करीब 4% नीचे जा सकता है। टैरिफ बढ़ाने की वजह से 2025 और 26 में अमेरिका की जीडीपी हर साल लगभग 0.5% नीचे गिर सकती है। अगले कुछ महीनों में अमेरिका में अलग अलग सामानों की औसत कीमतों में 2% तक की वृद्धि हो सकती है और कुछ महीनों में अमेरिका में जूते और कपड़े 35% तक महंगे हो सकते हैं। टैरिफ नीति और विशेष रूप से भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर अमेरिका में ही अब ट्रंप की आलोचना हो रही है। बहुत सारे आर्थिक एक्सपर्ट्स उनकी आलोचना कर रहे हैं और अमेरिका की विपक्षी पार्टी के सांसद ग्रेगरी मीक्स वो ये कहते हैं कि ट्रंप भारत के साथ अमेरिका के वर्षों पुराने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। अमेरिका को भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहिए। इससे पहले भी अमेरिका के बहुत सारे सांसद, अमेरिका के बहुत सारे नेता, पूर्व मंत्री, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के ही कुछ सहयोगी ये बात कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के संबंध भारत जैसे विश्वसनीय दोस्त के साथ खराब कर रहे हैं और ये बात अमेरिका के लिए आगे चलकर बहुत नुकसानदेह साबित होगी। आप आज दुनिया में एक व्यक्ति बताइए, एक एक्सपर्ट या अर्थशास्त्र को समझने वाला कोई एक व्यक्ति जो ये कहता हो कि ये टैरिफ वॉर शुरू करके डोनाल्ड ट्रंप ने सही काम किया है। तो ये आने वाले समय में
एक बहुत बड़ी खबर बनेगी। दुनिया की ये सबसे बड़ी खबर पहले ही बन चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया पर असर डालने वाला है। आज हम आपको एक और खबर के बारे में बताना चाहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है रॉयटर्स, जिसे बड़ा विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन अब मीडिया के जरिए भी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को खराब करने की कोशिश हो रही है। रॉयटर्स ने आज एक खबर लगाई, इंडिया पॉजेज प्लान्स टू बाय यूएस आर्म्स आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ्स, यानी भारत अमेरिका से जो हथियार खरीदने वाला था, जो डील हो चुकी थी, अब भारत ने उन डील्स को रोक दिया है। यह खबर रॉयटर्स ने फाइल की है, लेकिन भारत के रक्षा मंत्रालय ने इससे साफ साफ इनकार किया है। अब देखिए, इस खबर में लिखा है, न्यू दिल्ली हैज पुट ऑन होल्ड इट्स प्लान्स टू प्रोक्योर न्यू यूएस वेपन्स एंड एयरक्राफ्ट्स, यानी हम अमेरिका से जो हवाई जहाज खरीदने वाले थे, जो और बड़े बड़े हथियार खरीदने वाले थे, अब उन सब पर, उन सारी डील्स पर भारत ने कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। अगर आप इस खबर को देखें और पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि अब भारत ने भी अमेरिका के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन यह खबर गलत है। अब आप देखिए, जो पश्चिमी मीडिया है, पश्चिमी देशों की जो न्यूज एजेंसीज हैं, वो कैसे गलत खबर, फेक न्यूज चलाकर दो देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रही है। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है, भारत सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह न्यूज एजेंसी ये खबर छाप देती है। इसलिए इस खबर का खंडन किया गया है और कहा गया है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई कदम या फैसला अभी तक नहीं लिया है। यह खबर इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज बड़ी बड़ी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, पश्चिमी देशों के जो बड़े बड़े अखबार हैं, जिन्हें बहुत विश्वसनीय पहले माना जाता था और हम लोग दुनिया के इस हिस्से में इनकी खबरों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे, अब वहाँ से भी गलत खबरें आ रही हैं। वहाँ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें आपको एजेंडा साफ नजर आएगा। और भारत की राजनीति में आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है राहुल गांधी की। आपको भी लगता होगा कि हम लगातार कई दिनों से राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार कई दिनों से एक एटम बॉम्ब को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर मीडिया इंतज़ार करता है, देश की बाकी पार्टियां इंतज़ार करती हैं कि आज तो एटम बॉम्ब ज़रूर फूटेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी चर्चा का विषय ज़रूर बने हुए हैं, और इसलिए भारत की राजनीति में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वोटों की चोरी के गंभीर आरोप पर भारत के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। और हो सकता है कि इस बार राहुल गांधी इस बयान को लेकर, इस आरोप को लेकर फंस जाएं। और वो कैसे? सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दो विकल्प दिए हैं। पहला ये कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने आरोप साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को सारे सबूत पेश करें और अपने आरोपों को साबित करें, सबूतों के साथ। वो शपथ पत्र दें, एफिडेविट दें कि ये सारे जो सबूत मैं दे रहा हूं ये सही हैं, और ये सारे सबूत वो इलेक्शन कमीशन को पेश कर दें। दूसरा, अगर राहुल गांधी शपथ पत्र नहीं देना चाहते तो फिर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इसमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे, या कोई सा भी विकल्प नहीं चुनेंगे, तीसरा विकल्प चुनेंगे कि ना तो शपथ पत्र देंगे और ना माफी मांगेंगे। हमें लगता है कि वो तीसरा विकल्प चुनेंगे, शपथ पत्र भी नहीं देंगे, सबूत भी नहीं देंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी पुरानी स्क्रिप्ट को ही दोहराकर और मीडिया में आधारहीन दावे करके सिर्फ सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटों की चोरी को लेकर राहुल गांधी ने अपना एक 8 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है, जिसमें कहा है कि देश में माहौल तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, लेकिन फिर भी कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि देश में वोटों की चोरी हो रही है। वो अपने वीडियो में कहते हैं आकर कि जब मैं बाहर निकलता हूं, पूरे देश में कांग्रेस का माहौल है, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव है, लेकिन जब चुनाव होता है तो हमें वोट नहीं मिलते, और उसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था,
रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे, बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो राहुल गांधी ने ये वीडियो पोस्ट किया है और हमें ये कहना होगा कि वीडियो का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। राहुल गांधी ने बात भी अच्छी की है, अच्छी तरीके से अपने केस को दुनिया के सामने रखा भी है। सिर्फ इसमें कमी यह है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं शायद उसमें कोई कमी है, उन तथ्यों में शायद कोई कमी है। और अगर कमी नहीं है और राहुल गांधी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, तो उन्हें फिर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके ये सारे सबूत चुनाव आयोग को दे देने चाहिए। इसमें परेशानी क्या है? अब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर एक बड़ा सवाल खड़ा करके ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी जो इतने समय से चुनाव जीत रही है उस जीत में मिलावट है। बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि इस जीत में मिलावट करके बीजेपी को जिताया गया है। राहुल गांधी से कांग्रेस और उनके गठबंधन को जैसा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, राहुल गांधी अब तक वैसा प्रदर्शन कर नहीं पाए। राहुल गांधी जब राजनीति में आए, जब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली, तो लोगों को लगता था कि वो कोई चमत्कार कर देंगे। गांधी परिवार से आते हैं, इतने बड़े परिवार से आते हैं, राजनीति उनके खून में है, तो वो कांग्रेस को जिताएंगे, चमत्कार कर देंगे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और उनके नेतृत्व पर लगातार सवाल उठते रहे। और आखिरकार एक ऐसा समय आया जब उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि एक के बाद कांग्रेस लगातार हारती जा रही थी। और फिर राहुल गांधी ने यह सोचा कि बार बार इस हार की जिम्मेदारी लेना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने पद से ही हट जाते हैं और वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, चेहरा वही रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष कोई और रहेगा। और इसीलिए खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया। अब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर शायद इन सारी हारों की जिम्मेदारी से बचने की रणनीति बना रहे हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जा सकता है, क्योंकि इस मुद्दे पर सारी विपक्षी पार्टियां बड़ी आसानी से हां कर देंगी, क्योंकि इससे बीजेपी की बदनामी होती है। आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक रैली की जिसका नाम है वोट अधिकार रैली, और यहां उन्होंने दावा किया कि अगर फर्जी वोटिंग न हुई होती तो नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री न बन पाते। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं। राहुल गांधी ने डायलॉग अच्छा बोला है, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो शायद ये भूल गए कि वो देश के लगभग 100 करोड़ वोटर्स पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने आज जो कहा है कि चुनावों में मिलावट हो रही है, ये भारत के वोटर्स का अपमान है। ये भारत के वोटर्स ने जो अपनी मर्जी से सरकारों को चुना है, अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवारों को चुना है, ये उन सब का अपमान है। ये उन तमाम विधायकों का अपमान है जो चुनाव जीतकर इस देश में अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। ये उन सारे सांसदों का अपमान है जो चुनाव लड़कर आज लोकसभा में सांसद बने हैं। ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जिसने भारत के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया है।
हर उस व्यक्ति का अपमान है जिसने इस देश में चुनाव में या तो वोट डाला है और या फिर जो व्यक्ति चुनाव लड़ा है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये भारत के वोटर्स का अपमान है। और राहुल गांधी लगातार वर्षों से ये कहते आ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन आज जो उन्होंने बात कही है, असल में ये बात भारत के लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली बात है। अगर ऐसे ही होता रहा और राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर दोबारा उतरे और उन्होंने देश में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की कि हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है जिसमें लगभग 100 करोड़ वोटर्स हिस्सा लेते हैं, उस पर सवाल अगर उठा दिया और उसे लेकर उन्होंने देश में एक असंतोष पैदा करने की कोशिश की, देश के लोगों को अगर भड़काने की कोशिश की, तो देश को इससे ज्यादा कमजोर करने वाली बात और कोई हो नहीं सकती। इसलिए आज हम फिर कहेंगे, राहुल गांधी या तो चुनाव आयोग को अपने हस्ताक्षर के साथ, शपथ पत्र के साथ ये सारे सबूत दे दें। अगर उन्हें चुनाव आयोग पर भी विश्वास नहीं है तो एक और अच्छा तरीका हो सकता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इससे पहले भी वो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट गए ही हैं। इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमा करने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि वो इसकी जांच कर लें। लेकिन इस बार इतना गंभीर आरोप लगाकर राहुल गांधी हिट एंड रन नहीं कर सकते कि आरोप लगाया और उसके बाद मुकर गए। याद कीजिए, वर्ष 2012 में राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने और उस समय से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी 37 चुनाव हार चुकी है। 37, ये सीटों की संख्या नहीं है, ये चुनाव हारे जो हैं ये उनकी संख्या है। और इसमें 3 लोकसभा चुनाव भी हैं। पिछले 21 वर्षों से राहुल गांधी सांसद हैं। पिछले 11 वर्षों से वो राष्ट्रीय राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली और कांग्रेस को 2014 में 44 सीटें मिली, 2019 में 52 मिली और 2024 में 99 सीटें मिली। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी और कांग्रेस की सबसे अच्छी थी। फिर भी कांग्रेस को मिली तीनों चुनावों में सारी सीटों को भी अगर हम जोड़ दें तो भी यह आंकड़ा बीजेपी की 240 सीटों से कम बैठता है। 3 चुनावों की जो टैली है कांग्रेस की, वो है मिलाकर 195, जो बीजेपी के इस बार के सबसे खराब प्रदर्शन से भी कम है। पर अब राहुल गांधी ने एक नई चीज सोची है। वो ये बता रहे हैं कि इतने सालों से कांग्रेस जो ये 37 बार हारी है, एक के बाद एक हारती चली जा रही है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनके नेतृत्व का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष है चुनाव आयोग का और उनके साथ चीटिंग हुई है। आपने देखा होगा हमारे देश में, जब आप में से बहुत सारे लोग या हम लोग जब बचपन में कुछ क्रिकेट खेला करते थे या कोई खेल खेलते थे, और कई बार ऐसा होता था कि जब कोई टीम हार जाती है या कोई खिलाड़ी हार जाता है तो बचपन में बच्चे बहुत बार ऐसा करते हैं कि हारने के बाद कहते हैं कि चीटिंग हुई है मेरे साथ। राहुल गांधी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव हारे और अब कहते हैं कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, हम नहीं मानते। वर्ष 2014 के बाद से कांग्रेस राजस्थान में हारी, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यहां तो लगातार दूसरी बार अपनी सरकार नहीं बना पाई। यानी वहां की जनता ने इन्हें दूसरा मौका ही नहीं दिया। एक बार दिया, दूसरा नहीं दिया। कांग्रेस का नैरेटिव हमेशा राहुल गांधी के आसपास घूमता है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि पार्टी की पूरी पहचान वही है, पोस्टर बॉय वही है। लगातार सियासी हार से ब्रांड राहुल को अब बचाने के लिए और उनकी रीब्रांडिंग करने के लिए और इस हार का दोष उन्हें ना दिया जाए, अब लगता है कि राहुल गांधी और उनके दोस्तों ने ये नई तरकीब निकाली है कि अब सारे चुनावों के हार के दोष से उन्हें मुक्त कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि इन सारे चुनावों में असल में कांग्रेस जीत सकती थी और जीत रही थी, लेकिन बेईमानी से और चीटिंग से उन्हें हरा दिया गया। और अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ इस मामले पर आकर खड़ी है। एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है?
नहीं है, वो तो लिया हुआ है। पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है। तो इस बार राहुल गांधी ने अब एक नई रणनीति सोची है कि वोटों की चोरी का ही आरोप लगाकर इसे बड़ा मुद्दा बना देना चाहिए और अब इसे लेकर वो सड़कों पर उतरना चाहते हैं। वैसे 55 वर्ष के राहुल गांधी अपनी राजनीति को चमकाने या फिर अपनी राजनीति को बचाने के लिए इससे पहले भी अलग अलग प्रयोग करते रहे हैं और इससे पहले अगर आप याद करें तो उन्होंने 3 बड़े दांव खेले थे, लेकिन वो दांव चले नहीं। पहला, वर्ष 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी जो करीब 5 महीने तक चली थी। इस यात्रा को मीडिया में रोज कवरेज मिलती थी, रोज ये यात्रा मीडिया में हेडलाइन बनी रहती थी। राहुल गांधी ने उस समय बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, यूट्यूब के पत्रकारों को इंटरव्यू बांटे, रोज किसी ना किसी को इंटरव्यू देते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इन यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देकर वो जनता को प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटें ही मिली। राहुल गांधी को इस बात का अफसोस आज तक है कि भारत जोड़ो यात्रा में माहौल तो जबरदस्त था, इतने सारे लोग आए, लेकिन चुनाव में उन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। ऐसा कैसे हो गया? दूसरा दांव उन्होंने खेला है तुष्टीकरण का। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की तमाम कोशिशें की हैं, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो। हर जगह जहां जहां उन्हें मुद्दा मिला है उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। और लेकिन जो नया भारत है इसने कांग्रेस के इस दांव को भी नाकाम कर दिया, ये दांव भी उनका नहीं चला। और तीसरा, अब जो उन्होंने दांव खेला, जाति जनगणना को मुद्दा बनाकर फिर से पिछड़े वर्ग के वोटों को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी ने नया दांव चला। लेकिन मोदी सरकार ने खुद ही जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया और यह मुद्दा भी राहुल गांधी से उन्होंने छीन लिया। तो ये 3 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, तीनों का उन्हें कोई फायदा नहीं, इसलिए अब उन्होंने ये चौथा मुद्दा उठाया है और अब इस मुद्दे को लेकर वो देश की सड़कों पर आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। अब एक तरफ राहुल गांधी वोटों की चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग बिहार में इसी प्रकार का मतदाता शुद्धिकरण का अभियान चलाता है तो राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करते हैं। जबकि भारत में पहली बार मतदाता शुद्धिकरण आज से 73 वर्ष पहले वर्ष 1952 में किया गया था। तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी सरकार में ही 3 बार SIR हुआ। यहां तक कि बिहार में भी वर्ष 2003 में आखिरी बार SIR जब हुआ था तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। तो आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के सीतामढ़ी में जाकर राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है वो आप सुनिए। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। ये राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिया इनकी वोट बैंक है। ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग भी गलत है
और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफी मांग करके आए थे। एफिडेविट में माफी मांग के आए थे। तो अगर है तो ये उनका और इलेक्शन कमीशन के बीच का काम है। लेकिन देश में झूठ से काम नहीं चलना चाहिए और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी नहीं। ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब है लोगों का राज। यहाँ लोग राज करते हैं, देश की जनता ये फैसला लेती है कि कौन पार्टी सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी सरकार से बाहर जाएगी। इसलिए राहुल गांधी को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात देश के सामने रख सकें। पूरा अधिकार है कोई भी आरोप वो लगा सकें। और राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए भी हैं, पहले भी लगाए हैं और आज भी लगाया है। लेकिन अब क्योंकि देश की जनता लगातार कई वर्षों से उनके आरोप देखती आ रही है, अब देश की जनता उनसे ये उम्मीद रखती है कि इस बार वो आरोपों के सारे पुष्ट सबूत दिखाएंगे। वैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सबूत दिखाए थे, लेकिन ये सबूत कितने सही हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। तो अब उनके पास 2 तरीके हैं, या तो वो इलेक्शन कमीशन को ये सबूत दे दें और फिर इलेक्शन कमीशन उनकी जांच करे। हम भी ये कहेंगे जांच जरूर होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन उसकी निष्पक्ष जांच करे। या राहुल गांधी अगर और कोई संस्था ऐसी चाहते हैं जो इसकी जांच करे तो राहुल गांधी वहां जा सकते हैं। और अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दें। लेकिन इस बार उन्हें सबूत किसी न किसी को तो दिखाने पड़ेंगे। सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे सबूत दिखाने से काम इस बार नहीं चलने वाला। राजनीति की बहुत बातें हो गई, अब एक खबर हमारे समाज के बारे में। आज पूरे देश में एक खबर की बड़ी चर्चा है और वो ये कि दिल्ली में मशहूर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई और इस हत्या की वजह है पार्किंग पर हुआ झगड़ा। लेकिन खबर यह नहीं है कि हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हुई है। खबर यह है कि भारत के बड़े बड़े शहरों में अब रोड रेज की तरह पार्किंग रेज भी होने लगा है। आजकल लोग कहीं जाते हैं तो पार्किंग को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता में रहते हैं और कई बार तो उन्हें डर भी लगता है, क्योंकि पार्किंग के लिए झगड़ा होता है, मारपीट होता है, यहाँ तक कि हत्या होने की आशंका भी बन जाती है। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी, जिनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी, 42 साल के आसिफ कुरैशी दिल्ली में एक पॉश इलाके जंगपुरा में रहते थे। कल रात उनके घर के सामने, उनके घर के गेट के सामने किसी ने अपना स्कूटर पार्क कर दिया, जिसे हटाने पर विवाद इतना बढ़ा कि स्कूटर पार्क करने वाले 2 लड़कों ने आसिफ की चाकू मारकर हत्या कर दी। और आसिफ ने सिर्फ इतना कहा कि यहां से अपना स्कूटर हटा लीजिए। इन लोगों के बीच में पार्किंग के लिए झगड़ा पहले भी हो चुका है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। तो सोचिए, यह झगड़ा पार्किंग को लेकर पुराना है। 2 पड़ोसी स्कूटर पार्क करने को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और उनमें से एक की हत्या हो जाती है। अब बात यह है कि यह सिर्फ पार्किंग का झगड़ा नहीं है। दिल्ली जैसे बड़े बड़े मेट्रो शहरों का यह एक नया खतरनाक ट्रेंड है, जहां पर पार्किंग रेज अब जानलेवा बन चुका है। भारत के बड़े शहरों में पार्किंग एक बहुत बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई समस्या है, जो हर दिन ट्रैफिक जैम, हिंसा और समय की बर्बादी का एक कारण बनती है। यह सिर्फ एक बुनियादी सुविधा का अभाव नहीं है, बल्कि यह हमारे शहरों में प्लानिंग की सबसे बड़ी असफलता है। हमारी जो अर्बन प्लानिंग है उसकी बड़ी असफलता है। देश के बड़े बड़े शहरों में हर व्यक्ति पार्किंग के लिए परेशान है। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया, यहां पर लोगों की कमाई भी बहुत बढ़ गई, खरीदने की क्षमता बढ़ गई, बाजार में लेटेस्ट कारें आ गई, उन्हें खरीदना लोगों के लिए अब बेहद आसान हो गया। लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन गाड़ियों के लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं है। गाड़ियों के चलने के लिए मेट्रो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में सड़कें ही नहीं बची। जरा नजर डालिए, भारत में नवंबर 2024 तक 38.5 करोड़ गाड़ियां थीं। इनमें ट्रक, कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सब कुछ शामिल है। 38.5 करोड़, अब तो 40 करोड़ से ऊपर हो चुकी होंगी।
लेकिन हमारा देश आज भी स्कूटी या फिर 2 पहिया गाड़ियों का देश बन चुका है। वर्ष 2022 तक भारत में 21 करोड़ टू व्हीलर्स थे। भारत में औसतन हर 7वें व्यक्ति के पास एक टू व्हीलर जरूर है। गाड़ियों की संख्या करोड़ों में है। हर महीने लाखों नई गाड़ियां शहरों में आ रही हैं, लाखों नई गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं, लेकिन इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में जितनी पार्किंग मौजूद है, डिमांड उससे 8 गुना ज्यादा है। पार्किंग 1 है और गाड़ियां 8 हैं। शहरों की सड़कें अब चलने के लिए नहीं बल्कि खड़े रहने के लिए रह गई हैं, पार्क करने के लिए रह गई हैं। बड़ी संख्या में आजकल लोग, आपने देखा होगा, वो सड़कों पर ही पार्किंग करने लगे हैं। पार्किंग स्पेस कम होने की वजह से ओला और उबर जैसी जो टैक्सी सर्विस हैं, उन्होंने सड़कों को घेर लिया है। सड़क ही नहीं, बाजार, अस्पताल, यहां तक कि जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर भी इल्लीगल पार्किंग का राज चल रहा है। बड़े शहरों में सिर्फ पार्किंग की तलाश करने में 20-20 मिनट का समय लग जाता है। सोचिए, साल भर में एक व्यक्ति के लगभग 122 घंटे सिर्फ गाड़ी को पार्क करने में बर्बाद हो जाते हैं। सड़क पर पार्किंग बना देने की वजह से घंटों तक जाम लगता है, क्योंकि लोग कहीं भी गाड़ी को छोड़कर सड़क पर आजकल चले जाते हैं, क्योंकि क्या करें, पार्किंग करने की जगह ही नहीं है। और ट्रैफिक में फंसे होने के कारण भारत के मेट्रो शहरों में लोग साल भर में 100 घंटे से भी ज्यादा समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। अगर भारत की जनता ट्रैफिक जैम और पार्किंग की चिंता में ऐसे ही डूबी रहेगी तो काम कब करेगी? और अगर भारत की जनता ऐसे ही काम करेगी कि उनका सारा समय पार्किंग में और ट्रैफिक जैम में लग जाएगा, तो फिर विकसित भारत कैसे बनेगा? सिर्फ अकेले राजधानी दिल्ली में ही ट्रैफिक जैम्स की वजह से हर रोज 40,000 लीटर से ज्यादा ईंधन बर्बाद होता है। 2019 की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में ट्रैफिक जैम की वजह से एक साल में लगभग 1,87,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। ट्रैफिक जैम्स की वजह से दुनिया भर में सबसे धीमी गति से चलने वाले टॉप 5 शहरों में भारत का कोलकाता पहले नंबर पर है, बेंगलुरु दूसरे नंबर पर, पुणे तीसरे नंबर पर। सड़कों और हाईवेज को किसी भी देश की धमनियों जैसा माना जाता है, और इन धमनियों में अगर रुकावट आ जाए, ये धमनियां अगर जैम हो जाएं या सड़कों पर ट्रैफिक जैम लग जाए, तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार रुकने लगती है। वैसे ही जैसे अगर आपके शरीर की धमनियां रुक जाएं तो आपको परेशानी होने लगेगी। जापान की पॉलिसी है कि पहले पार्किंग दिखाओ और फिर कार खरीदो, यानी वहां कार खरीदने से पहले पार्किंग स्पेस का प्रमाण दिखाना जरूरी है। सिंगापुर में सीमित कार रजिस्ट्रेशन का नियम है। वहां कार खरीदने से पहले हर व्यक्ति को सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट लेना होता है, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए तक जा सकती है। और हर साल नई गाड़ियों के लिए बहुत ही सीमित संख्या में ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। नेदरलैंड्स में बड़ी संख्या में कार फ्री जोन्स हैं। हर सड़क पर साइकिल लेन अनिवार्य है और वहां पर लगभग 27%, वहां की राजधानी में तो 27% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साइकिल से यात्रा करते हैं। लंदन में कंजेशन चार्ज वसूल किया जाता है। वहां जिन इलाकों में ट्रैफिक जैम की आशंका ज्यादा है, वहां प्रवेश करने पर कारों से लगभग 1700 रुपए की अलग फीस ली जाती है। पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगता है। आबादी के मामले में भारत के बाद चीन का ही नंबर आता है, और बीजिंग और शंघाई में भी हर साल सीमित मात्रा में ही गाड़ियों की नंबर प्लेट अलॉट की जाती हैं। और पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए कड़े पार्किंग नियम और हाईटेक मल्टी लेवल पार्किंग्स वहां पर बनाए गए हैं। हम चाहें तो इन देशों से कुछ सीख सकते हैं। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल, यानी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।